नमस्कार दोस्तों। दलित एक ऐसा शब्द जो आज करोड़ों लोगों की पहचान बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दलित शब्द की जड़ें कहां से आईं? 19वीं सदी का भारत, जहां समाज ऊंच नीच में बटा था, जहां कुछ लोगों को सिर्फ उनकी जाति की वजह से हाशिए पर रखा जाता था। लेकिन इसी अन्याय भरे दौर में एक इंसान ने खुलकर इस भेदभाव को चुनौती दी, महात्मा ज्योतिराव फुले। फुले ने पहली बार दलित शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जो सदियों से शोषित और दबाए गए थे। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये थी एक आवाज उन लोगों की जो बराबरी का हक मांग रहे थे। आज भी दलित शब्द सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक क्रांति है। ये एक सोच है जो समाज में समानता लाने की बात करती है, और इस सोच की बुनियाद रखी थी ज्योतिराव फुले ने। एक शब्द, एक आंदोलन, एक विरासत, यही थी दलित शब्द की कहानी। ब्राह्मणवादी वर्चस्व, एक ऐसा समाज जहां कुछ लोग ही धर्म के ठेकेदार बन बैठे थे, जहां शास्त्रों के नाम पर भेदभाव हो रहा था। लेकिन फिर आया एक इंसान जिसने इस झूठे वर्चस्व को खुलकर चुनौती दी, महात्मा ज्योतिराव फुले। फुले ने खुलकर ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध किया। उन्होंने कहा कि धर्म का इस्तेमाल समाज को तोड़ने और नीची जातियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। वो इस पाखंड से नफरत करते थे और इसे खुलकर ब्राह्मणी ढोंग कहते थे। 1873 में फुले ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने हड़कंप मचा दिया, गुलामगिरी। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे ब्राह्मणों ने जाति प्रथा के जरिए सदियों तक शूद्रों और अछूतों का शोषण किया। उन्होंने लोगों को जगाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जहां हर जाति के लोगों को बराबरी दी जाती थी। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, बल्कि समाज को एक नई दिशा दी। वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा, शिक्षा और समानता ही असली मुक्ति है। एक ऐसा दौर जब लड़कियों का स्कूल जाना तो दूर, पढ़ने का सपना देखना भी पाप समझा जाता था। लेकिन तभी एक शख्स और उसकी पत्नी ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, भारत का पहला बालिका विद्यालय। 1848 से पहले भारत में लड़कियों की शिक्षा के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लोग मानते थे कि अगर लड़की पढ़ेगी तो वो बिगड़ जाएगी। औरत की जगह सिर्फ चूल्हे चौके में ही होती है, यही समाज की सोच थी। लेकिन ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने इस सोच को बदलने की ठानी। 1848 में पुणे में उन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला, जहां हर जाति की लड़कियों को पढ़ने का मौका मिला। लेकिन यह आसान नहीं था। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थी तो लोग उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे। उनके खिलाफ अपशब्द कहे जाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो हर दिन 2 साड़ियां साथ लेकर जाती थी, ताकि एक गंदी हो जाए तो दूसरी पहन सके। आज भारत में करोड़ों लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, अपने सपने पूरे कर रही हैं, और ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि 1848 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की इस क्रांति की नींव रखी। एक दौर जब विधवा होना किसी अपराध से कम नहीं था, एक दौर जब समाज उन्हें बोझ समझता था। लेकिन तब एक इंसान ने इस सोच को चुनौती दी, महात्मा ज्योतिराव फुले। उस जमाने में विधवाओं का पुनर्विवाह पाप माना जाता था, और अगर किसी विधवा का बच्चा हो जाता तो उसे भी समाज स्वीकार नहीं करता। ऐसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन ज्योतिराव फुले ने समाज के इस क्रूर रवैये को नकारते हुए एक विधवा के बेटे को गोद ले लिया। और यह कोई आम बच्चा नहीं था, यह एक ब्राह्मण विधवा का बेटा था, जिसे उसका अपना समाज अपनाने को तैयार नहीं था। फुले और सावित्रीबाई पर समाज ने जबरदस्त हमला बोला, उन्हें गालियां दी गई, उनका बहिष्कार करने की धमकी दी गई। लेकिन उन्होंने एक पल के लिए भी अपना फैसला नहीं बदला। उन्होंने इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला और उसे शिक्षित किया। ज्योतिराव फुले ने सिर्फ इस बच्चे को ही नहीं अपनाया, बल्कि पूरे समाज को ये सिखाया कि हर इंसान को जीने और प्यार पाने का हक है। उन्होंने विधवा, पुनर्विवाह और अनाथ बच्चों को गोद लेने की सोच को बढ़ावा दिया, जिससे आगे चलकर समाज में बड़े बदलाव आए। उस समय धर्म के नाम पर समाज में अंधविश्वास की जड़ें गहरी थीं। मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, जाति आधारित भेदभाव, ये सब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। गरीबों और पिछड़ों को यह विश्वास दिलाया जाता कि उनका शोषण उनकी कर्मों की सजा है। लेकिन ज्योतिराव फुले ने इस झूठ को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा, धर्म का इस्तेमाल लोगों को गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है।
ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि इंसान की सेवा में बसता है। फुले मूर्ति पूजा और दिखावटी धार्मिक कर्मकांडों के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि असली भक्ति ज्ञान और तर्क में है, न कि पंडितों के बनाए नियमों में। उन्होंने ब्राह्मणवादी पाखंड को धार्मिक धोखा करार दिया। वो मानते थे कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो इंसान को धर्म के नाम पर हो रहे शोषण से बचा सकता है। उन्होंने विधवाओं के लिए भारत का पहला अनाथालय खोला, जहां गर्भवती विधवाएं बिना डर के रह सकती थीं और अपने बच्चों को जन्म दे सकती थीं। ये कदम उस समय के समाज के खिलाफ सीधी बगावत थी। जैसा कि हर क्रांतिकारी बदलाव के साथ होता है, फुले को भी जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। समाज के ठेकेदारों ने उन पर चरित्रहीनता के आरोप लगाए, लेकिन वो डटे रहे, क्योंकि उनके लिए इंसानियत किसी भी धर्म या परंपरा से बड़ी थी। क्या हो अगर हम आपको बताएं कि एक महान समाज सुधारक ने ब्रिटिश राज को ब्राह्मणवादी अत्याचार से कम बुरा बताया था? जी हाँ, ये वही ज्योतिराव फुले थे, जिन्होंने समाज के सबसे बड़े जख्म जातिवाद पर सबसे पहले प्रहार किया। जब देश के कई लोग अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई की बात कर रहे थे, तब ज्योतिराव फुले ने एक अलग नजरिया पेश किया। उनका मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा जहरीला था भारतीय समाज में फैला जातिवाद। फुले के अनुसार अंग्रेजों ने कम से कम शिक्षा और अवसरों के कुछ दरवाजे खोले, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने पिछड़ी जातियों को हमेशा अज्ञानता और गुलामी में बनाए रखा। उन्होंने तर्क दिया कि अगर शिक्षा का अधिकार सबको मिल जाए तो समाज में असली बदलाव आ सकता है। फुले इतने साहसी थे कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने मांग की कि दलितों और पिछड़ों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में विशेष अवसर दिए। उन्हें अंग्रेजों का पक्षधर कहा गया, लेकिन फुले ने साफ किया कि वो किसी विदेशी राज का समर्थन नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि असली लड़ाई राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की है। आज हम जिस समानता, आरक्षण और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसकी नींव ज्योतिराव फुले ने ही रखी थी। उन्होंने हमें ये सिखाया कि असली आज़ादी सिर्फ विदेशी शासकों से नहीं, बल्कि समाज में फैले अन्याय और भेदभाव से भी मिलनी चाहिए। उस जमाने में किसान सिर्फ एक कृषक नहीं, बल्कि जुल्म सहने वाला मजदूर था। वो जमीन जोतता, फसल उगाता, लेकिन उसका मुनाफा कोई और ले जाता, जमींदार, साहूकार और ऊंची जातियों के लोग। लेकिन ज्योतिराव फुले ने इन किसानों की आवाज को सुना और उसे अपनी कलम से जुबान दी। उन्होंने अपनी किताबों और लेखों में किसानों के शोषण की सच्चाई उजागर की और बताया कि कैसे साहूकारों और जमींदारों ने किसानों को जीवन भर के लिए कर्ज में जकड़ रखा है। फुले सिर्फ समस्याओं को उजागर करने वाले समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसके समाधान भी सुझाए। उन्होंने कहा कि किसानों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ताकि वो कर्ज के जाल को समझ सकें और अपने हक के लिए आवाज उठा सकें। उन्होंने सिर्फ लेख नहीं लिखे, बल्कि ब्रिटिश सरकार तक भी किसानों की आवाज पहुंचाई। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों के लिए कर्ज राहत, जमीन का मालिकाना हक और बेहतर सिंचाई सुविधाएं दी जाएं। आज भी जब किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, तब ज्योतिराव फुले का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि यह लड़ाई सिर्फ अनाज उगाने वालों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। अगर किसान मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। महात्मा ये सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि एक पहचान है जो किसी असाधारण व्यक्ति को दी जाती है। 1888 में पुणे में एक ऐतिहासिक सभा हुई, जहां समाज सुधारक विठ्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर ने फुले के योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें महात्मा की उपाधि दी। सभा में मौजूद लोगों की आंखों में आंसू थे। किताबें सिर्फ कुछ हाथों में थी, ज्ञान पर सिर्फ कुछ लोगों का अधिकार था। लेकिन एक इंसान ने यह हिम्मत दिखाई कि वो इस भेदभाव को तोड़कर हर किसी को शिक्षा दिलाए। जिन्होंने शिक्षा को राजा रंग, ऊंच नीच से परे सबके लिए समान बनाया। शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा देना उस जमाने के समाज के लिए अकल्पनीय था। फुले परिवार को समाज से निकाल दिया गया, उन पर अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका सपना था सर्व शिक्षा, सबको शिक्षा। आज जब हर बच्चा स्कूल जाता है, जब हर लड़की पढ़ने का सपना देखती है, जब हर जाति धर्म के लोगों को शिक्षा का अधिकार मिलता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी नींव महात्मा ज्योतिराव फुले ने ही रखी थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे शेयर कीजिए
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही जानकारी तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।